जिंदगी का नया मोड़। आइंस्टाइन का जीवन देखकर कई बार ऐसा लगता है कि बड़ा साधारण था, लेकिन कई बार देखो तो ऐसा लगता है कि उनका जीवन बहुत से उतार चढ़ाव से बना हुआ था। जैसे उनके शिक्षक बनने के सपने को ही देख लीजिए। आइंस्टाइन एक तरफ बहुत खुश थे कि आखिरकार वो शिक्षक बन जाएंगे, लेकिन उनकी किस्मत को यह मंजूर नहीं था। उनको सन 1908 से 1909 तक पढ़ाने का मौका मिला था, लेकिन उनकी कक्षा में पहले साल में केवल 4 छात्र थे और दूसरे साल में केवल 1 छात्र था, जिसको वो अपने केबिन में पढ़ाया करते थे। कुल मिलाकर आइंस्टाइन का शिक्षक बनने का सफर एक और बार असफल रहा था। लेकिन इस समय भी आइंस्टाइन की दूसरी रिसर्च जारी थी, जिसमें उन्हें जर्मन मिन्कोवस्की के साथ अपना रिसर्च का कार्य आगे बढ़ाने के लिए मौका मिला था। मिन्कोवस्की का जन्म रूस में हुआ था और उन्होंने एल्बर्ट को कुछ समय के लिए पढ़ाया भी था। जब वो एल्बर्ट को पढ़ाया करते थे, तब उन्हें एल्बर्ट एक आलसी छात्र लगता था, जो बिल्कुल भी गणित में परिश्रम नहीं करता था। मिन्कोवस्की के कारण ही आइंस्टाइन के सापेक्षता के बनाए सिद्धांत को उन्होंने ही सशक्त किया था। दोनों ने मिलकर सन 1908 तक कई रिसर्च पर काम किया, लेकिन मिन्कोवस्की 12 जनवरी सन 1909 में बुरी तरह से बीमार पड़े, जिस कारण उनकी मात्र 44 साल की वर्ष में मृत्यु हो गई थी। वो काम के प्रति इतने समर्पित थे कि मरते वक्त भी उन्हें इस बात का गम था कि सापेक्षता के सिद्धांत के विकास के दौरान ही उन्हें दुनिया छोड़नी पड़ रही थी। सबसे बड़ा दुख तो उन्हें यह था कि वो इस सिद्धांत को कभी काम में आता हुआ नहीं देख पाएंगे। इस बीच आइंस्टाइन को सन 1905 में फिर से शिक्षा के क्षेत्र में आने का मौका मिला था। यह साल आइंस्टाइन की जिंदगी का बहुत सफल साल माना जाता था। इस साल के प्रारंभ में ही उन्हें जेनेवा जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां उन्हें स्थापना की 350वीं वर्षगांठ बनाने का मौका मिला था। यहां पर आइंस्टाइन को मानद डॉक्टरेट की उपाधि देने का भी प्रस्ताव सामने रखा गया था। यहां पर उन्हें मैडम क्यूरी के साथ सम्मानित किया गया था। जेनेवा से लौटने के बाद आइंस्टाइन से मिलने बर्लिन से एक भौतिक शास्त्री रुडोल्फ लेडुनबर्ग आए और उनसे चर्चा की, जिससे यह तय हुआ कि एल्बर्ट सितंबर 1909 में साल्जबर्ग जाएंगे और वहां अपना व्याख्यान देंगे। साल्जबर्ग पहुंचते ही उन्हें बड़े बड़े विद्वानों के समक्ष बोलने का अवसर प्राप्त हुआ था। इस समिट में प्लैंक, वीन, रूबेन्स, सोमरफील्ड जैसे विद्वान भी मौजूद थे। जहां एल्बर्ट इन विद्वानों से प्रभावित हो रहे थे, वहीं उन्होंने भी दूसरे विद्वानों को अपने अनोखे ज्ञान से प्रभावित किया था। साल्जबर्ग में इस व्याख्यान के बाद एल्बर्ट बहुत संतुष्ट हो गए, जिसके चलते उन्होंने पास के मनोरम स्थान पर अवकाश का लुत्फ उठाया था। इस अवकाश ने उनके ऊपर एक नया सा असर डाला था। अब वो ताजे दिमाग से सोच रहे थे, जिसके चलते उन्होंने तय किया कि वो अब कार्यालय में लिखा पढ़ी वाला काम और नहीं करेंगे, बल्कि वो अपना पूरा ध्यान और समय शिक्षा देने के लिए समर्पित कर देंगे। उधर सन 1908 में ज्यूरिख विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग में एक पद की स्थापना हुई थी। प्रोफेसर क्लेनर ने मन बना लिया था कि इस पर आइंस्टाइन को ही नियुक्त किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक नई कहानी चल रही थी। आइंस्टाइन का एक सहपाठी फ्रेडरिक एडलर, जिसके पिता विक्टर एडलर ने ऑस्ट्रिया में समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी की स्थापना की थी। विक्टर जानते थे अगर उनका लड़का उनके साथ रुका तो इस राजनीति के दलदल में फंस जाएगा। इसी कारण उन्होंने अपने बेटे को स्विट्जरलैंड भौतिकी का अध्ययन करने के लिए भेज दिया था। लेकिन राजनीति तो साहब हर जगह है। स्विट्जरलैंड में भी जबरदस्त राजनीति चल रही थी। ज्यूरिख विश्वविद्यालय के बोर्ड के अधिकांश सदस्य समाजवादी थे, इसलिए चयन पर इसका असर पड़ा और वो नवनिर्मित पद पर डाल दिए गए थे। लेकिन आइंस्टाइन इससे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए थे। उधर एडलर को जैसे ही पता चला कि इस पद पर आइंस्टाइन को लिया जा रहा था, उन्होंने वैसे ही बोर्ड मेंबर को समझाया कि आइंस्टाइन को इस पद पर रखना इस कॉलेज के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। ये सब होते ही सन 1909 में आइंस्टाइन को ज्यूरिख बुला लिया गया था। जैसे ही आइंस्टाइन को ज्यूरिख बुलाया गया, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी छोटे बच्चे को बड़ी जिद के बाद चॉकलेट मिल गई हो। उन्होंने अपने कार्यालय से तुरंत इस्तीफा दे दिया, जिसको देखकर हॉलर को बहुत बड़ा झटका लगा। पर उन्होंने आइंस्टाइन को रोकने की जिद नहीं पकड़ी। वो जानते थे कि आइंस्टाइन के जाने से कार्यालय के कार्य को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और वो ये भी जानते थे कि ये नया कार्य उनके लिए कितना महत्व रखता था। उनको अपनी नौकरी में 4,500 फ्रांक मिलेंगे। उतना उन्हें अपने कार्यालय में भी मिल रहे थे। हालांकि नए शहर में जाने के बाद ये वेतन अपर्याप्त था, लेकिन इन सब से आइंस्टाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस अपनी इस नई जॉब को पाकर बेहद खुश थे। अब अगले भाग में आइंस्टाइन की कहानी में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि आखिर कैसे आइंस्टाइन और उनके पूरे परिवार ने